अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो उस वक्त में ताकत किसकी ज्यादा है? वायुसेना के हिसाब से भारतीय सेना की ताकत कितनी है? पाकिस्तान अगर युद्ध की स्थिति में आता है तो हम फिर क्या क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ समझेंगे। हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हैं और उनसे ही सीधे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही, क्योंकि हमने सबने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद बहुत ही कड़े शब्दों में बिहार की धरती से ये बात कही थी कि कल्पना से भी परे सजा होगी। शब्दों के वो मायने क्या हो सकते हैं और इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो भी मैं आपसे समझूंगी कि उसके क्या मायने हैं। देखिए, जो प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो बोला कि एक ऐसी सज़ा होगी जो सब सज़ाओं से अलग होगी, इसका मतलब ये है कि पहले जो हम एक्शन लेते थे वो पूरे नहीं होते थे और उसको हम बात को आई गई कर देते थे। अब वील हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि अब असली सज़ा मिलेगी जो इनको मिलनी चाहिए। एब्सोल्युटली क्लियर और सिंपल सेंटेंस में उन्हें सब कुछ बोल दिया है। अब हमें देखना है कि अब हमारे इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, फौज क्या कार्रवाई करती है, यानी कि अब स्थिति जो अगले 4-5 दिनों में कैसे डेवलप होती है वो देखेंगे। लेकिन मौजूदा हालात जो बने हुए हैं, चाहे वो जल सिंधु समझौता को लेकर हो, आज एक बड़ी खबर आई कि भारत ने तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान से हो रहे आयात को रोक दिया है। इस तरीके के कड़े फैसले भारत ले रहा है, लेकिन इंतजार जनता को ये है कि कोई अब कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए पाकिस्तान पर, कड़ी सजा उसे मिलनी चाहिए। तो ये इंतजार कितना लंबा हो सकता है और इसको कैसे दर्शकों को समझाएंगे कि आपको पेशेंस बनाकर रखना है, कुछ होगा और ज़रूर होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जनता इंतज़ार कर रही है। देखिए, जनता को उतना ही पता है जितना कि उनकी समझ है, पर एक्चुअल जो चीज़ है वो हमको समझनी चाहिए। ये नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत सीरियस इशू होता है। इसकी जो अब चिंतन जो प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, सिक्योरिटी टीम और 3 चीफ्स के साथ मिलकर की है, वो एक नतीजे पे पहुँचे हैं और उसके हिसाब से चीफ्स को इंस्ट्रक्शन मिल गई है। पर इंस्ट्रक्शंस के मतलब ये हैं कि एक्शन क्या होगा उनको वो बिल्कुल पता है। वो उसको मीडिया में अनाउंस नहीं करते कि हम ये एक्शन लेंगे। उनको ये बता दिया गया कि फ़ौज को बता दिया गया है, फ़ौज अपनी पूरी कार्रवाई करेगी और उनको कोई इसमें डाउट नहीं है, उनको अपनी कार्रवाई करने की पूरी छूट है। मैं एक बात बता दूं जी, जब लड़ाई होती है टैक्टिकल एरिया में, जब लड़ाई होती है, जहाँ लड़ाई हो रही है, वहाँ पे फौजी कमांडर प्लेस ऑफ अटैक, टाइम ऑफ अटैक, मेथड ऑफ अटैक, वेपन ऑफ अटैक सारा खुद डिसाइड करता है। अगर कोई बड़ी चीज़ डिसाइड करनी है कि न्यूक्लियर अटैक करना है या कराची के ऊपर स्ट्रेटेजिक एरिया में अटैक करना है, तो उसमें गवर्नमेंट की शायद बातचीत से बात होती है। पर फिलहाल जो लोकल टैक्टिकल कमांडर होते हैं उनको सब पता है। अब यहाँ पे डिसीजन लिया गया है, डायरेक्टली जो वर्डिंग्स क्या हैं हम नहीं बता सकते जी, पर मुझे ये पता है, मेरे अनुमान से सबसे पहले ये स्टडी किया गया है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है टेररिज्म की। टेररिज्म कहाँ से आ रही है? पाकिस्तान से। और पाकिस्तान से कहाँ जा रही है? कश्मीर में। इतनी आसानी से क्यों जा रही है? क्योंकि कश्मीरी स्लीपर सेल्स बड़े आराम से उनको पनाह देते हैं। ये स्लीपर सेल्स कौन है? ये स्लीपर सेल्स वो हैं जो ये अलगाववादी को पूरा समर्थन दे रहे हैं। ये लोअर लेवल से हायर लेवल तक ये सोसाइटी में हैं, या बेशक ये बहुत कम तादाद में हैं जी। नॉर्मल मुस्लिम स्लीपर सेल नहीं है, ये सिर्फ रेडिकल इस्लाम के कुछ चुनिंदा लोग हैं। बिल्कुल, लेकिन इस वक्त में सर ये समझना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि मैं कंप्लीट कर देता हूँ। और इनको स्लीपर सेल को हटाना है। जब हम अपना ये हटाने की बात करेंगे और पीओके को लेना कि मैं, और दूसरा जो स्टेप है, अगर हम स्लीपर सेल को हटाना है तो उनके जो हमारी कौन सी संस्था हटाएगी? जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है। क्या सिक्योरिटी फोर्सेस ठीक से अलाइंड हैं? क्या उनकी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है? क्या कमांड एंड कंट्रोल ठीक है? नहीं है कि है, ये देखना पड़ेगा। इतनी देर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है, आप कुछ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वितरण ठीक नहीं है, यानी कमांड कंट्रोल ठीक नहीं है। तो कमांड एंड कंट्रोल ठीक करेंगे, यानी कि एक कमांडर के अंडर पूरी की स्थिति रखी जाएगी। और फिर
जहाँ से अटैक आ रहा है उस जगह को आप अटैक करेंगे, जहाँ से अटैक आ रहे हैं, पीओके से, कहाँ से, ये 18-25 जगह से इन्फिल्ट्रेट करते हैं और उस जगह को ऑक्यूपाई करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑक्यूपाई करेंगे। तब पाकिस्तान को पता चलेगा हमारा एरिया ऑक्यूपाई हो रहा है, पीओके ऑक्यूपाई हो रहा है, वो फिर अटैक करेगा। हम चाहते हैं पाकिस्तान पहले अटैक करे। आप अपनी अटैक की तैयारी बनाए रखिए, जैसे 71 में हमने किया था, पाकिस्तान को बाध्य किया था, आप अटैक शुरू करिए, वो करेंगे। बिल्कुल। और देखिए 1971 का जिक्र आपने किया तो उसी अनुभव को मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि आप वॉर जोन में रहें, आपने एक एक चीज़ें देखी, उसको अनुभव किया, और मैं चाहूंगी कि दर्शकों को वो अनुभव भी बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि उस समय की भारतीय वायुसेना इस समय से कितनी अलग है। अगर टेक्नोलॉजी के मामले में मैं समझना चाहूँ कि अगर हमें पाकिस्तान पर हमला करना है तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले जो आप वायुसेना की बात कर रही हैं, देखिए मैं 1971 की बात कर रहा हूँ, कोई भी पैदा नहीं हुआ था उस समय। तो 1971 में हमारे पास वो जहाज थे जो ट्रांसोनिक फाइटर्स थे, सुपरसोनिक अभी मिग-21 आ गया था, हंटर, मिस्टियर, नैट, HF-24, ये सारे जहाज थे, बहुत उम्दा जहाज थे। और उन्होंने जो अपनी कार्यक्रम किया, जैसे लोंगेवाला की बैटल ने देखी, आपने 1.5 दिन में पाकिस्तान की एयर सुपीरियरिटी ख़त्म कर दी। अब चंद दिनों में आपने पाकिस्तान को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, बांग्लादेश को पैदा कर दिया। ये सारा तब हुआ जब एयरफोर्स की सुपीरियरिटी थी, वो आगे बढ़ सकी, आर्मी को आगे बढ़ा सकी। तो ये एयरफोर्स की अब वो सुपीरियरिटी इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि और मॉडर्न जहाज़ आ गए हैं। पहले नेविगेशनल इक्विपमेंट नहीं होता था, लेज़र इक्विपमेंट वगैरह, GPS के ड्रिवन सिस्टम नहीं होते थे, तो आपको सब कुछ हाथ से करना पड़ता था, कठिन काम हो जाता था। अब वो काम इतना हो गया है कि एक पायलट बहुत सारा काम कर सकता है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है जहाज़ में, और मॉडर्नाइज हो गए हैं, मारक क्षमता बढ़ गई है। तो ये सारा का सारा चेंज आया है जी, दोनों देशों में, उनके पास भी हमारे पास भी। तो इसीलिए अब आप देखेंगे, लेकिन ताकतवर कौन है? पाकिस्तान की देखिए, हमारी वायुसेना, भारतीय वायुसेना की तादाद ज़्यादा है जी, और हमारी सारी दुनिया की कंट्रीज़ हमारे साथ एयर एक्सरसाइज करती हैं, सारी दुनिया की कंट्रीज़। और सारी दुनिया की कंट्रीज़ में यह माना गया है भारतीय वायुसेना और सैनिक ग्राउंड ये अद्वितीय हैं, क्योंकि हम ऑन द स्पॉट, ऑन द जॉब अपना काम करते हैं। सिमुलेटर वगैरह इसके पर ज़्यादा नहीं देते, रियल एक्सरसाइज करते हैं, रियल फ्लाइंग करते हैं। और हमारी क्षमता, ट्रेनिंग की बैकग्राउंड, ये सारी बहुत सुपीरियर है। ये इसमें ना कि मैं हिंदुस्तानियों तभी बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है और सारी दुनिया जानती है। अब देखिए पाकिस्तान की भी बात करते हैं, क्योंकि जब से पाकिस्तान को ये महसूस हुआ है कि कभी भी हमला हो सकता है, भारत कभी भी कार्रवाई कर सकता है, पाकिस्तान डरा हुआ है, लेकिन धमका भी उतना ही रहा है। धमकी ये दी जा रही है कि परमाणु हमला हम भारत पर कर देंगे। F-16 को लेकर लगातार बात कर रहा है पाकिस्तान कि हमारे पास F-16 है। तो इसके मायने आप बताइए कि अगर वो हमला करता है पहले, या F-16 को लेकर जो बातें कर रहा है, धमका रहा है, क्या वो इतना ताकतवर फाइटर प्लेन है जिससे वो भारत को डरा सकता है? देखिए, F-16 अच्छा है, उतना ही अच्छा है जैसा आपका मिराज, जैसा आपका सुखोय है, बल्कि सुखोय की सुपीरियरिटी और भी ज़्यादा है, उसकी कैपेबिलिटीज और भी ज़्यादा हैं, रफाइल की और भी ज़्यादा हैं। पर मैं ये 8-8.25 का फ़र्क होता है फाइटर एयरक्राफ्ट में। आप उसकी बात तक करिए, बात है मैन बिहाइंड द मशीन, ऑर्गेनाइजेशन और आपके नंबर, वो हमारे ज़्यादा हैं। और वो जो धमकी दे रहा है, न्यूक्लियर है हमारे पास, उड़ा देंगे, उसको पता होना चाहिए न्यूक्लियर अटैक अगर उसने किया, इवन आवर पॉलिसी इज़ नो फर्स्ट स्ट्राइक। जो काउंटर अटैक होगा वो पूरा पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, वो कभी अटैक नहीं करेंगे। वो सिर्फ आपको पॉलिटिशियंस अपने को मीडिया में लाने के लिए ये बातें कहते हैं कि हमारे पास 1.5 पाव का बम है, 2 पाव का बम है, ऐसी ऐसी बातें जो नौसिखिए बात करते हैं उनको समझ भी नहीं है जी, और वो हास्यप्रद बात करते हैं ताकि बात को टाल दें। वो मीनिंग नहीं है उनकी बात का, उनको तवज्जो भी मत दीजिए आप। अब राफेल को लेकर भी सर मैं बात करूंगी, क्योंकि राफेल की डिलीवरी जब से हुई है, या जब से ये बात पता चली कि राफेल की डीलिंग हो रही है, तब से विवाद हो रहे हैं, चाहे उसकी खूबी को लेकर हो, ताकत को लेकर हो, कई सवाल उठाए गए। तो मैं समझना चाहूँगी आपसे, आप दर्शकों को बताइए कि राफेल कितना ताकतवर है, और ये जब भारत के पास है तो भारत की ताकत कितनी बढ़ जाती है। देखिए, राफेल के पास में वो
देखिए ताकतवर की बात है जी। अब बहुत सेफ, बहुत उम्दा एयरक्राफ्ट है। हमें इस ऐसे एयरक्राफ्ट की बहुत ज़रूरत थी। इसकी मारक क्षमता, इसकी रेंज, लेटेस्ट मिसाइल्स, चाहे आप माइका, हैमर ले लीजिए, एग्जॉसेट मिसाइल ले लीजिए, ये सारी की सारी राफेल के पास में है। एंटी शिपिंग मिसाइल है, ये शिप सी के ऊपर, माउंटेन्स में, डेजर्ट में, हर जगह काम कर सकता है। और इसकी नेवी में भी इसकी एंट्री हो रही है। एयरफोर्स और नेवी मिलके अब एक ही जहाज़ उड़ाएंगे तो कॉम्पैटिबिलिटी और जिसको कहते हैं कॉमनैलिटी फैक्टर बढ़ जाएगा। और यही नहीं, ये रफ़ाल जो है हमको बनाने की क्षमता बढ़ेगी। हमको फ्रांस ने ऑफ़र किया है, आप रफ़ाल बनाएंगे, रफ़ाल का इंजन बनाएंगे। मेक इन इंडिया तहत हम जो स्वावलंबी भारत की बात कर रहे हैं और ऊंचा उठने की बात कर रहे हैं, अब ब्रेव न्यू इंडिया की एमरजेंस की बात कर रहे हैं, रफ़ाल हमको कहीं तक ले जाएगा। और रफ़ाल जब खुद बनाने लग जाएंगे और एयरक्राफ्ट जैसे एलसीए बना रहे हैं, एलसीए का इंजन बनेगा, फ्रांस ने कहा है हम पूरी टेक्नोलॉजी में आपकी मदद करेंगे। इस सब से आप देखेंगे बहुत शीघ्र ही अब वो भारत नहीं रह जाएगा जो कि हर जगह मांगे हुए वेपन से लड़ाई करता है। अपने बनाए हुए वेपन से जब का काम लेंगे, आपकी इंडस्ट्री बढ़ेगी, आपकी एंसिलरी इंडस्ट्रीज़, जॉइंट इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, आपके यूथ को प्रोग्राम्स मिलेंगे ऊपर उठने के, सारा का सारा माहौल जो है। और फिर आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना क्यों इतना उसको डिफेंस अच्छा है, क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है। जब आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट उस चीज़ का जो कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, मेन टैंक्स, मेन अटैक हेलीकॉप्टर्स, मेन वेपन्स, मेन गन, मेन फाइटर्स, फाइटर इंजन, ये चाहिए हमको। और जब ये बनाने लग जाएंगे, आप देखेंगे भारत विल बी नंबर 3 और नंबर 4 कंट्री एक्चुअली इन द वर्ल्ड। कल हमने एक और बहुत ही सुंदर तस्वीर देखी, गर्व से भरने वाली तस्वीर। वो थी गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का, जहां पर जितने भी बड़े फाइटर प्लेन हैं उनको हमने टच डाउन करते हुए देखा। इसके मायने क्या हैं सर? इससे क्या फायदा होता है जब हम वॉर जोन में जाते हैं, तो कैसे ये हमारे लिए कारगर साबित होता है? देखिए सिंपल सी चीज़ है, आपने देखा कि सड़कों के ऊपर फाइटर प्लेन्स को, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स को उतारा जा रहा है। सड़कों पे उतारने का मतलब क्या है? ये थोड़ी दिखाना कि हमारे पायलट्स इतने मुस्तैद हैं और उनका स्किल इतना हाई है कि वो सड़क पे उतार सकते हैं। नहीं, उसका मतलब ये है, ये मैसेज दे रहे थे कि लड़ाई के दौरान जब आपके पास में पहला काम क्या करता है दुश्मन, हम दुश्मन को क्या करेंगे, वो क्या करेगा, हमारे एयरफील्ड को नष्ट करेगा अगले 8-10 घंटे के लिए। क्यों? कि हमारे फाइटर्स टेक ऑफ करके एनिमी की आर्मी पे अटैक ना करें। तो जब हमारा फाइटर वापस आएगा और अगर आपका रनवे ध्वस्त हो गया है, आप कहाँ लैंड करेंगे? पर आपके पास 15 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे है, आप वहाँ लैंड कर सकते हैं। और वहाँ आप लैंड करेंगे और वहाँ लैंडिंग के बाद आपका क्विकली रिफ्यूल होगा। लोकल जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिक्योरिटी देखेगी, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, एम्यूनिशन वहाँ होगा। जो थोड़ा इंजीनियरिंग का काम है वो करके री आर्म करके आप उसको फिर टेक ऑफ कर देंगे, तब तक आपका रनवे रिपेयर हो जाएगा। अगर ऐसे आप बहुत सारे एयरफील्ड बना दें चारों तरफ इंडिया के, तो आपको फिर आपकी जो फोर्स मल्टीप्लायर जो एयरफोर्स बन जाएगी, मतलब ये दिस इज फोर्स मल्टीप्लाइंग एक्टिविटी, और इसका जो खामियाजा होगा वो दुश्मन भुगतेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल, ये आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे, क्योंकि हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने बैठक की तीनों सेना प्रमुखों के साथ और उन्होंने कहा कि फ्री हैंड है, मतलब सेना तय करे टारगेट क्या होगा, समय क्या होगा और कैसे आपको करना है। इससे कितना बूस्ट मिलता है भारतीय सेना को? देखिए, ये मैं आपको बता दूं, ये नॉर्मल रूल है जी। एक बार आपने कमांडर को कह दिया आप अटैक करिए, तो टैक्टिकल एरिया और लड़ाई छिड़ गई है। ये जब लड़ाई नहीं छिड़ती तब प्रॉब्लम आती है कि मैं क्या करूं, कितना अटैक करूं, नहीं करूं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नाराज़ हो जाएगी, कोई ये नाराज़ हो जाएगी, ये कोई बात नहीं होती। लड़ाई जब चल जाती है, कमांडर को चॉइस ऑफ हिज वेपन, टाइम ऑफ अटैक, प्लेस ऑफ अटैक, मेथड ऑफ अटैक इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कमांडर। यहाँ तक कि जिनीवा कन्वेंशन में लिखा हुआ है कि जब लड़ाई हो, द पर्सन हु इज़ फाइटिंग एंड अटैकिंग विल चूज द वेपन एंड मेथड ऑफ अटैक। क्यों? कि कल जब इंटरनेशनल कोर्ट में बात जाएगी कि यहाँ सिविलियंस का हताश हुए, इतना ये हुआ, कमांडर कौन था?
अब कमांडर को पकड़ेंगे क्या, क्योंकि हमको तो पॉलिटिकल लीडर ने हुक्म किया था जी। तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में न्यूरमबर्ग ट्रायल में, टोक्यो ट्रायल में आई थी। उन्होंने कहा कि हमको तो पॉलिटिकल ऑर्डर था, तो उसको दूर करने के लिए ये जिनेवा कन्वेंशन में है कि कमांडर ही सिर्फ अटैक करेगा। तो इसके दो पहलू हैं, दोनों को समझने चाहिए। सर, अब चलते चलते न्यूज़ 18 के दर्शकों को क्या भरोसा आप देना चाहेंगे, क्योंकि सब्र का बांध कहीं ना कहीं अब लोगों का टूट रहा है और गुस्सा बहुत ज़्यादा है। जो पहलगाम में हुआ उससे लोग बहुत गुस्से में हैं। उनका कहना है कि इस बार कुछ बड़ा होना चाहिए। उनको आप भरोसा क्या देंगे? देखिए, मैं अपने भाइयों को ये भरोसा दूंगा, भारत की सेना वाकई में ही ताकतवर है, भारत की एयरफोर्स नेवी वाकई में ही ताकतवर है। दुश्मन हमारे सामने नहीं टिक सकता। एक तो सच्चाई हमारे साथ में है, करेज ऑफ कन्विक्शन है, पर फाइटिंग एफिशिएंसी में हमसे आगे नहीं है और ना ही हमारे वेपन सिस्टम में है। हमारे को सिर्फ अब लड़ाई करने का जो तरीका और प्लानिंग वगैरह है उसमें आप ठीक से क्लैरिटी लेके आएंगे, हम ठीक से टारगेट सिलेक्शन होगा, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा और लड़ाई अपने आप सफल होगी।